नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। देश के 2100 राजनीतिक दलों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में चुनाव आयोग। जांच में टैक्स समेत कई गड़बड़ियां मिली। एनुअल ऑडिट भी सही तरीके से नहीं करा पाई पार्टियां। कई राजनीतिक दलों ने नहीं दिया चुनाव में खर्च का ब्यौरा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बड़े आयोजन करेगी बीजेपी। 31 मई से 14 जून तक पूरे देश में होंगे कार्यक्रम। 26 मई को मोदी सरकार के पूरे हो रहे हैं 8 साल। नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। बत्रा पर हॉकी इंडिया के फंड के गलत इस्तेमाल के आरोप। मामले की जांच कर रही है सीबीआई। बत्रा के खिलाफ दर्ज किया गया है मामला। शेयर बाजार में नहीं थम रहा गिरावट का सिलसिला। सेंसेक्स 303 अंकों की गिरावट के साथ 53,749 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 100 अंकों की गिरावट के साथ 16,026 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। नीतीश मन बना चुके हैं, वो तेजस्वी के साथ जाने की तैयारी में है। नीतीश के तेवरों को देख अब बीजेपी घुटनों के बल आ गई है और जिस मुद्दे को लेकर वो लगातार विरोध कर रही थी, अब उसका समर्थन करने का ऐलान कर रही है। आखिर क्या है बीजेपी की मजबूरी, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। इसके साथ ही जातिगत जनगणना की मांग पर आज भारत बंद का भी आह्वान किया गया था। बंद के असर के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही जानेंगे कांग्रेस को कपिल सिब्बल ने कैसे दिया झटका। इसके साथ ही बात करेंगे ज्ञानवापी मामले में आए नए मोड़ की। बात राजस्थान में होने वाले राज्यसभा चुनावों की भी करेंगे। इसके अलावा और भी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, बीजेपी के लिए सत्ता बहुत जरूरी है और सत्ता अगर बिहार जैसे बड़े राज्य की हो तो जरूरत कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। बीजेपी बिहार की सत्ता में भी शामिल है। भले ही सीएम की कुर्सी पर जेडीयू नेता नीतीश कुमार बैठे हैं, लेकिन सरकार में बीजेपी को भी बड़ी हिस्सेदारी मिली हुई है। लेकिन अब यह हिस्सेदारी मुश्किल में दिख रही है। नीतीश बीजेपी से दूर जाने का संकेत दे रहे हैं तो बीजेपी नीतीश के सामने घुटने टेकने को तैयार हो गई है। तो क्यों नीतीश एनडीए छोड़ने की कर रहे हैं तैयारी और क्या है बीजेपी का नीतीश को रोकने का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में इन दिनों जातिगत जनगणना का मुद्दा अपने चरम पर है और इस मुद्दे पर एनडीए में भी तकरार देखने को मिल रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि एनडीए में सहयोगी जेडीयू और हम जैसे दल जहां जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे थे, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इससे इनकार कर रही थी। जिसके बाद अटकलें ये भी थी कि कहीं नीतीश कोई बड़ा फैसला ना ले लें, क्योंकि उन्होंने 72 घंटों तक अपने विधायकों को पटना से बाहर न जाने का फरमान सुनाया था और इस मुद्दे के चलते नीतीश और राष्ट्रीय जनता दल की नजदीकियां भी बढ़ रही थी, जो बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही थी। और इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए ही नीतीश ने 27 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि नीतीश के तेवरों से बीजेपी डर गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेडीयू ने दावा किया है कि बीजेपी बिहार में जातिगत जनगणना का समर्थन करेगी। बताया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच इस मुद्दे पर बात हो चुकी है और बीजेपी ने जेडीयू को समर्थन देने का वादा किया है। और अपने इस दावे के साथ ही जेडीयू ने बताया कि अब 27 मई को होने वाली सर्वदलीय बैठक 1 जून को होगी। बताया जा रहा है कि जातीय जनगणना पर बीजेपी से समर्थन के वादे के बाद ही नीतीश कुमार ने ऑल मीटिंग पार्टी की बैठक 1 जून को रखी है। आपको बता दें कि जेडीयू और बीजेपी के बीच अक्सर ही अनबन की खबरें देखने को मिलती हैं। अब इस अनबन के बीच राजद और जेडीयू के बीच बढ़ती नजदीकियों ने एनडीए के लिए खतरा बढ़ा दिया था और इसी के चलते बीजेपी को जेडीयू के आगे झुकना पड़ा, या यूं कहें कि जेडीयू के आगे दंडवत होना पड़ा। बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा बीजेपी के गले की फांस बन गया है। पार्टी को अब अपने फैसले से यू टर्न लेना पड़ रहा है। बीजेपी अब नीतीश के सुर में बोलने लगी है, लेकिन सिर्फ बिहार की बीजेपी। केंद्र अभी भी जातिगत जनगणना का विरोध कर रहा है। बीजेपी की इसी नीति को लेकर आज वामसेफ ने भारत बंद बुलाया है। वामसेफ पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। तो कैसा रहा भारत बंद का असर, देखिए ये रिपोर्ट। देश में इन दिनों कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मोदी सरकार बुरी तरह घिरी हुई है, लेकिन सरकार फिर भी अपनी मनमानी कर रही है। वहीं महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के बीच जातिगत जनगणना का मुद्दा तूल पकड़ चुका है और इस पर जहां बिहार की सियासत तो गरमाई हुई है ही, वहीं दूसरी तरफ आज इस मुद्दे पर अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका कई स्थानों पर असर दिखाई दिया। केरल, तमिलनाडु, बिहार में कुछ स्थानों पर बाजार बंद कराए
जाने की खबर है। कई राजनीतिक दलों ने वाम सेफ की मांग का तो समर्थन किया था, लेकिन बंद से अपने आप को अलग रखा था, जिस कारण से बड़े शहरों में इसका ज्यादा असर नहीं दिखा। बता दें कि आह्वान अन्य पिछड़ा वर्ग की गणना नहीं कराने के केंद्र के फैसले के विरोध में किया गया था। इसके साथ ही वाम सेफ ने कई अन्य मुद्दों को भी उठाया। पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय संघ के सदस्यों की ओर से भारत के कई हिस्सों में हड़ताल और प्रदर्शन किया गया। वहीं इस भारत बंद आंदोलन को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति मोर्चा और कई अन्य संगठनों का समर्थन भी मिला। सिर्फ जातिगत जनगणना ही नहीं, चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल और निजी क्षेत्रों में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण को लागू न करना और पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की भी मांग जैसी समस्याओं को उठाया गया। बंद के समर्थन में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोगों ने बुधवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया। मोर्चा की मुख्य मांगों में जाति आधारित जनगणना, MSP गारंटी कानून व ईवीएम घोटाले की जांच शामिल है। मोर्चा की धनबाद जिला इकाई ने कहा कि जनगणना जाति के आधार पर ही होनी चाहिए। देश में पिछड़ा वर्ग 52% से भी अधिक है। जातिगत जनगणना से आबादी के आधार पर विकास की योजनाएं बनेंगी, लेकिन केंद्र सरकार इससे बच रही है। यही वजह है कि मोर्चा को आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। आज भारत बंद का प्रभाव दिल्ली में तो कम देखने को मिला, खासकर सोशल मीडिया पर लोगों ने भारत बंद का खूब समर्थन किया। अब सवाल है कि क्या बंद का असर मोदी सरकार पर भी पड़ेगा? क्या मोदी सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार होगी? शायद मुश्किल दिख रहा है, लेकिन राजनीति में कुछ भी मुश्किल नहीं होता। कब क्या हो जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। 31 साल तक कांग्रेस में रहे सिब्बल एक झटके में कांग्रेस छोड़ गए और किसी को खबर तक नहीं हो पाई। अब सिब्बल सपा के साथ दिख रहे हैं, तो क्यों सपा के साथ आए सिब्बल? देखिए ये रिपोर्ट। 10 जून को देश की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है और इन चुनावों में भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि सभी की नजरें इन चुनावों पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव होना है, जिसे लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में फंसी हुई है और पार्टी को इस बार नुकसान की आशंका नजर आ रही है, जिसके चलते बीजेपी के अंदर राज्यसभा सीटों को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन बीजेपी की बढ़ी हुई मुश्किल को समाजवादी पार्टी ने और बढ़ा दिया है और ये मुश्किल खड़ी की गई है कपिल सिब्बल को सपा की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर। कपिल ने सपा के टिकट पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भर दिया है। इसके साथ ही वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने खुलासा किया कि उन्होंने 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अपने इस्तीफे के बारे में बताते हुए कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब एक निर्दलीय की आवाज उठेगी तो लोगों को लगेगा कि वो किसी पार्टी की आवाज नहीं है। हम विपक्ष में रहकर गठबंधन बनाना चाहते हैं जो मोदी सरकार का विरोध करे। मैं खुद इसके लिए प्रयास करूंगा। मेरी राज्यसभा में आवाज उठती थी, तभी मैं उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था। पिछली बार भी उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, आपको मालूम है। तभी हम अपनी आवाज उठाते थे और अभी अगले 6 सालों में भी उठाए। कपिल सिब्बल का अचानक से सपा के साथ आना हालांकि कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और सिब्बल के बीच तल्खियां बढ़ रही थी, उसे देखकर ये कयास पहले से ही थे। लेकिन कपिल सिब्बल के सपा के साथ आने से बीजेपी के लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको बता दें, इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी सपा 3 सीटें आसानी से जीतती हुई नजर आ रही है और चौथी सीट पर उसने पेच फंसा दिया है, जिससे सत्ताधारी बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। और ये मुश्किल आई है विधानसभा चुनावों के बाद सदन में बदले समीकरणों के चलते। दरअसल विधानसभा चुनावों में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 52 सीटों का नुकसान हुआ है, जिसका असर राज्यसभा चुनावों में भी दिखाई दे रहा है। वहीं कपिल सिब्बल के सपा के साथ आने से कयास हैं कि पार्टी के अंदर जारी कलह भी खत्म हो सकती है। खासकर आजम के साथ सपा के रिश्ते सुधर सकते हैं, क्योंकि सिब्बल आजम के वकील हैं और आजम का कहना था कि अगर सिब्बल को राज्यसभा भेजा जाएगा तो उन्हें खुशी होगी। ऐसे में कपिल सिब्बल अखिलेश और आजम के बीच की कड़ी भी बन सकते हैं। यानी अखिलेश ने एक बार फिर बड़ा दांव चल दिया है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। कपिल सिब्बल ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है और उनकी जीत तय मानी जा रही है। दरअसल जब से कपिल सिब्बल ने आजम खान का केस लड़ा और उनकी जमानत कराई, तभी से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि वो सपा के समर्थन से राज्यसभा जा सकते हैं। पिछली बार भी वो सपा के समर्थन से ही चुने गए थे, लेकिन तब वो कांग्रेस उम्मीदवार थे।
सिब्बल को अखिलेश का समर्थन आजम को मनाने की रणनीति भी माना जा रहा है और आज विधानसभा में भी अखिलेश ने आजम का नाम लिया। क्या कहा अखिलेश ने, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में आज विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन था। तीसरे दिन भी विपक्ष के नेता अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर रहे। अखिलेश यादव ने आज भी सदन में कानून के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। इससे पहले अखिलेश यादव ने योगी के गर्मी वाले बयान पर योगी को करारा जवाब दिया। सदन में सरकार पर बरसते हुए आखिरकार अखिलेश यादव को आजम खान की भी याद आ गई। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी नेता का पॉलिटिकल करियर में इतने मुकदमे दर्ज नहीं हुए जो लोग मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। वहां के डीएम से मैंने पूछा, पता चला कि उन पर दबाव था, झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। राजनीति के लिए उन पर फर्जी बकरी चोरी जैसे मुकदमा दर्ज करवाया गया है। यह डराने के लिए किया जा रहा है। रिहाई के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान सपा प्रमुख अखिलेश यादव से खासे नाराज हैं और जल्द ही सपा छोड़ने का ऐलान तक कर सकते हैं। लेकिन वहीं अखिलेश की तरफ से लगातार आजम को मनाने की कोशिशें भी जारी है, लेकिन आजम की नाराजगी में कोई खास फर्क नहीं आया। इस बीच शिवपाल यादव से आजम की मुलाकात ने अखिलेश की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। लेकिन आज सदन में जिस तरह से अखिलेश ने आजम को लेकर सीएम योगी को घेरा, उससे साफ है कि अखिलेश को लेकर आजम के रुख में कुछ नरमी जरूर आएगी। वैसे अखिलेश ये पहले भी कह चुके थे कि वो सदन में आजम का मुद्दा जरूर उठाएंगे, लेकिन सदन शुरू होने से पहले ही आजम खान जेल से बाहर आ गए। सदन में अखिलेश के बयान ने ये संदेश दे दिया कि आजम के बिना अखिलेश अधूरे हैं। अखिलेश यादव पार्टी के अंदर चल रहे विवादों को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर यूपी में नए नए विवाद पैदा हो रहे हैं। खास तौर पर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर तो रोज नया मामला सामने आ जाता है। ऐसा ही एक मामला सिविल जज की अदालत में सुनवाई हुई। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद में अभी तक तो पूजा के अधिकार को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन अब हिंदू पक्ष की ओर से मस्जिद पर अधिकार को लेकर ही याचिका लगा दी गई है। सिविल कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सिविल जज रवि दिवाकर मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। अब इस मामले पर 30 मई को फास्ट कोर्ट में सुनवाई होगी। फास्ट कोर्ट ट्रैक में मामले की सुनवाई जज महेंद्र पांडे करेंगे। इस मामले में जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह ने सिविल जज की कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर की जगह पर बनी हुई है, इसलिए इस पर हिंदू पक्ष का अधिकार है, इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए। ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री को रोका जाए, इसके साथ ही भगवान विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा की इजाजत मिले। उन्होंने अपनी याचिका में मस्जिद को गिराने की मांग भी की है। इस मामले में जल्द ही फैसला आ सकता है, क्योंकि इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया है। इससे पहले श्रृंगार गौरी की पूजा और ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट को लेकर जिला कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई थी। कोर्ट आगे की सुनवाई 26 मई यानी कल करेगा। मंदिर पर पूरी तरह से अधिकार जमाने की तैयारी है। वैसे बीजेपी को भी मंदिर और मस्जिद का विवाद रास आता है। इसके सहारे वो ध्रुवीकरण की राजनीति आसानी से करने में सफल हो जाती है और आने वाले विधानसभा चुनावों में वो इसे मुद्दा जरूर बनाएगी। लेकिन फिलहाल तो नजर राज्यसभा चुनावों पर है, जहां बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। राजस्थान में तो पार्टी के कई विधायक बगावत करते दिख रहे हैं। राज्यसभा चुनावों से डरी बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी में जुट गई है। अभी तक दूसरे दलों में सेंध लगाने वाली बीजेपी के घर में ही अब सेंध लगती नजर आ रही है। बीजेपी को चिंता है कि चुनाव में उसके विधायक कांग्रेस उम्मीदवार को वोट ना दे दें। राजस्थान विधायक की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को वोटिंग होनी है। 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा में इस समय कांग्रेस के पास 108 विधायक है, भाजपा के पास 71, निर्दलीय 13, आरएलपी के 3, बीटीपी के 2, माकपा के 2 और आरएलडी का 1 विधायक है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। ऐसे में कांग्रेस आसानी से 2 सीट जीतने में सफल रहेगी और बीजेपी को भी 1 सीट पर जीत मिलना तय है। पेच चौथी सीट को लेकर फंस रहा है। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पार्टी 2 सीटों के लिए उम्मीदवार उतारेगी और विधायकों की बाड़ेबंदी करेगी, जबकि कांग्रेस पहले ही 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में चुनाव तय है। कांग्रेस ने भी विधायकों की बाड़ेबंदी की तैयारी कर ली है। बीजेपी के पास 1 सीट जीतने के बाद 30 वोट अतिरिक्त बचेंगे। उसे 11 और वोटों की जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस को 2 सीट तो आसानी से मिल जाएंगी। तीसरी सीट के लिए उसके पास 26 वोट बचेंगे। कांग्रेस सत्ता में है, इसलिए उसे 15 वोटों का जुगाड़ करने में ज्यादा परेशानी नहीं दिख रही है। 13 में से 11 निर्दलीय विधायक गहलोत से मिलकर कांग्रेस का साथ देने की बात कह चुके हैं। सीपीएम और आरएलडी विधायक कांग्रेस खेमे में जाते दिख रहे हैं, जिससे कांग्रेस की जीत तय दिखाई दे रही है। दूसरी ओर बीजेपी को सिर्फ बीटीपी के समर्थन की उम्मीद है। गुलाब चंद कटारिया ने दावा किया कि जो वोट कम पड़ रहे हैं उसकी भरपाई
कांग्रेस विधायकों से कर ली जाएगी। कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बीजेपी के दावों को झूठा बताते हुए कहा कि कटारिया डरे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस में आने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक उसके संपर्क में हैं। ऐसे में कांग्रेस में सेंध लगाने का दावा करने वाली बीजेपी खुद ही मुसीबत में फंसती दिख रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में अमीर और गरीबों के बीच बढ़ती खाई की। मोदी सरकार के राज में देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आलम यह है कि न सिर्फ देश में महंगाई बेकाबू हो रही है, बल्कि अमीरी गरीबी की खाई भी बढ़ती जा रही है। देश में अमीर और अमीर होता जा रहा है, जबकि गरीब मजबूरी के चलते दबा जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि किस कदर मोदी सरकार के फैसलों ने फासलों को बढ़ा दिया है, जिसकी कीमत एक आम आदमी को चुकानी पड़ रही है। कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब अमीरी और गरीबी के बीच की खाई मिटने लगती है, आम आदमी की जिंदगी से परेशानियां दूर होने लगती हैं, विकास की दर किसी के लिए बराबर होने लगती है। लेकिन आज भारत में स्थिति ये है कि विकास केवल अमीरों का हो रहा है, जबकि आम जनता गरीबी रेखा के नीचे दब रही है। मोदी सरकार की नीतियां अमीरी और गरीबी के बीच के फासलों को कम करने की बजाय उन्हें बढ़ाती जा रही है, जिसकी पोल ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्ट ने खोली है। आंकड़े बताते हैं कि एक तरफ जहां हर 33 घंटे में 10 लाख से ज्यादा लोग बहुत ज्यादा गरीबी का शिकार हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हर 30 घंटे में 1 अरबपति पैदा हुआ है। ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट का नाम प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन है। इसे स्विट्जरलैंड के दावोस में रिलीज किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जरूरी चीजों की कीमतों में आग लगी है। इतने भयानक हालात कई दशकों के बाद देखने को मिल रहे हैं। एक आंकड़ा ये भी दिया गया है कि जो अरबपति हैं, उनकी संपत्ति में 24 महीनों में जो इजाफा हुआ है वो 23 साल के इजाफे के बराबर है। 2000 में दुनिया की जीडीपी में अरबपतियों का हिस्सा 4.4% का था, अब ये बढ़कर 13.9% का हो गया है। एनर्जी, फूड और फार्मास्यूटिकल, ये वो 3 सेक्टर्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया है। अकेले फूड सेक्टर में 62 नए अरबपति बने हैं। इसके अलावा एक और आंकड़ा ये भी सामने आया है, जिसमें दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों के पास 40% जो सबसे गरीब लोग हैं उनसे ज्यादा संपत्ति है। ऑक्सफैम ने कहा है कि इस तरक्की तक पहुंचने के लिए अमीरों ने वर्कर्स राइट को भी बेहद कमजोर बनवाने का काम किया है और इसके पीछे सरकार का भी बराबर योगदान रहा है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि इस साल 26 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी का शिकार हो सकते हैं। यह आंकड़े देश की चिंता बढ़ाने वाले हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि अमीरों की तरक्की में मोदी सरकार के अमूल्य योगदान ने गरीबों को किस कदर परेशान किया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।